हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 11th के लिए और नीट एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। नीट के अलावा ये एम्स और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी ये बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ सेल डिस्कस किया था, जिसमें हमें दो मेजर प्रकार की सेल्स देखने को मिली थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। आज हम यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इस प्रकार की सेल्स जो कि प्रिमिटिव टाइप्स की हो, जिनमें न्यूक्लियस अनऑर्गेनाइज्ड हो, विदाउट सेल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंसीडर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने सामान्यतः बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे बीजीए भी कहते हैं, इसे सम्मिलित किया था। आज हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के टिपिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हम एक टिपिकल बैक्टीरियम सेल का स्टडी करते हैं, जिससे प्रोकैरियोटिक सेल्स के विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स शो होते हैं। हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके हिस्ट्री की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया को सर्वप्रथम जर्म कहा गया, फिर माइक्रोब्स कहा गया और इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा गया। तो बैक्टीरिया के लिए ये सभी नाम प्रचलित हुए जिनमें जर्म्स, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन सर्वविदित और सर्वमान्य जो पॉपुलर नाम हुआ वो हुआ बैक्टीरिया या बैक्टीरियम। बैक्टीरिया की हिस्ट्री की बात करें तो सर्वप्रथम जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहोफ नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने दांतों के इनेमल से खुरचन द्वारा प्राप्त विशेष प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को पहचाना और इन्हें एक विशिष्ट नाम दिया, जिसे एनिमलक्यूल कहा गया। अर्थात जीवाणु की खोज करके सर्वप्रथम इन्होंने इसे एनिमलक्यूल नाम दिया। क्यों? क्योंकि उस समय तक जीवाणुओं को माइक्रोब्स, जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में ही जाना जाता था। कोई पर्टिकुलर नाम से इसे संबोधित नहीं किया जाता था। अतः इन्होंने उस विशिष्ट प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनिमलक्यूल नाम दिया। इसके बाद में बात करें हम हिस्ट्री की, तो लीनियस, जिसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, लीनियस ने 1758 में इन्हें वर्म्स कहा। इसके अलावा आगे चलकर इसी जीवाणु कोशिकाओं को सीजी एहरनबर्ग ने 1828 में बैक्टीरिया नाम दिया और यही से जीवाणु कोशिका का बैक्टीरिया नाम अधिक पॉपुलर हुआ या प्रचलित हुआ, जिसके बाद में बैक्टीरिया को एक टिपिकल प्रोकैरियोट्स के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में भी कुछ हिस्ट्री की बात करें तो नागेली एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1857 में जीवाणु शब्द को पूरी तरह से परिभाषित किया या बैक्टीरिया की एक वेल डिफाइंड परिभाषा दी। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आए जिन्हें लुईस पास्चर कहा जाता है। लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक विशेष प्रकार का सिद्धांत या थ्योरी दी, जिसे जर्म थ्योरी कहा जाता है। इस जर्म थ्योरी में लुईस पास्चर ने यह बताया कि फर्मेंटेशन के दौरान कोई ना कोई बैक्टीरिया उसमें भाग लेता है और उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इन्होंने सर्वप्रथम मदिरा व बियर में फर्मेंटेशन के द्वारा इनके खट्टे होने की पुष्टि की। अर्थात इन्होंने देखा कि मदिरा व बियर में जो खट्टापन आता है वो किसी न किसी प्रकार के जर्म्स की वजह से आता है
ये जर्म्स बैक्टीरिया के रूप में उपस्थित होते हैं। तो वहीं से इन्होंने जर्म थ्योरी को परिभाषित किया। इनके अलावा लुईस पास्चर का एक विशिष्ट टेक्निक के लिए नाम जाना जाता है, जिसे पास्चुराइजेशन कहते हैं या पास्तुरीकरण कहते हैं। तो पास्चुरीकरण की तकनीक को विकसित करने का श्रेय भी लुईस पास्चर को जाता है। इन्होंने ही मदिरा व बियर में खट्टेपन के कारण को जर्म्स माना और इन्होंने उसी खट्टेपन को दूर करने के लिए मदिरा व बियर इंडस्ट्री में मदिरा व बियर को 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके वायु रहित बोतल्स में बंद किया और वहीं से पास्चुराइजेशन तकनीक डेवलप हुई, जिसका प्रयोग मॉडर्न तरीके में विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में किया जाता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग डेयरी पदार्थों में किया जाता है, जिनको सड़ने से बचाया जा सकता है। तो थ्योरी ऑफ जर्म या जर्म थ्योरी लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफाइन की। इसके बाद में बात करते हैं जीवाणु की और इतिहास की। तो रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1881 में अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की। इन अवधारणाओं को रॉबर्ट कोच के नाम के आधार पे कोच की अवधारणाएं कहा गया या कोच पास्टुलेट्स के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने बताया कि कोई ना कोई रोग के पीछे किसी जर्म्स का योगदान होता है और ये जर्म, अगर हम इस जर्म्स को किसी विशिष्ट प्रकार की सेल से अगर कल्चर करवाया जा सके तो हम इसका प्योर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं और इस प्योर कल्चर के द्वारा हम उस जर्म की डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो 3-4 पॉइंट्स में इन्होंने अपनी अवधारणाएं रखी, जिन्हें कोच पास्टुलेट या कोच की अवधारणाएं कहा जाता है। इनके बाद में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और आए, क्रिश्चियन ग्राम, जिनको फादर ऑफ ग्रैम स्टेनिंग कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की जिसे स्टेनिंग कहा जाता है। स्टेनिंग तकनीक के द्वारा इन्होंने जीवाणुओं के 2 प्रभेदों का डिटेल से स्टडी की, जिनमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 प्रकार के प्रभेद का इन्होंने पृथक पृथक अध्ययन किया और इनकी अभिरंजन तकनीक को जीवाणुओं के पृथक्करण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया। तो क्रिश्चियन ग्राम ने अभिरंजन तकनीक विकसित करके जीवाणु कोशिका को ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक में विभेदित किया और आज भी हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अध्ययन इजीली कर पाते हैं। इनके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जीवाणुओं के संबंध में एक विशेष अध्ययन किया। उन्होंने जीवाणुओं के उग्र और अनुग्र प्रभेदों का डिटेल से स्टडी की, जो कि उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणुओं के 2 स्टेन लिए और उनमें से एक स्टेन विरुलेंट प्रकार का था, अर्थात उग्र प्रकार का था, जिसे S3 प्रभेद भी कहते हैं, और एक प्रभेद जो कि अनुग्र प्रकार का था, जिसे नॉन विरुलेंट प्रभेद कहते हैं। विरुलेंट और नॉन विरुलेंट स्टेन का इन्होंने माइस में अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप इन्होंने फाइनली कंक्लूजन ये निकाला कि अगर नॉन विरुलेंट प्रभेद में किसी विरुलेंट प्रभेद को बॉईल करके प्रवेश करवाया जाए तो नॉन विरुलेंट प्रभेद भी विरुलेंट प्रभेद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण चूहों की मृत्यु हुई। इन्होंने इनमें एक विशेष प्रकार के रूपांतरण कारक की खोज की, जिसे बाद में एवरी मैक्लोइड एम मैकार्थी द्वारा 1944 में ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण करने वाले कारक को डीएनए के रूप में पहचाना। अतः बैक्टीरिया हिस्ट्री में यह बेहद ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी, जिनमें एवरी मैक्लोइड और मैकार्थी ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा चूहों पर किए गए प्रयोगों से रूपांतरणकारी कारक को डीएनए के रूप में खोजा। अर्थात डीएनए की
आनुवांशिक दृष्टि से खोज इन्हीं की सम्मिलित योगदान से संभव हुई है। अतः इन्होंने रूपांतरण या डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक विशेष खोज की। इनके बाद में लेडरबर्ग एवं टेटम दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने जीवाणुओं की सेक्सुअलिटी पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, अर्थात जीवाणुओं की लैंगिकता पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयोग इन्होंने एफ पॉजिटिव स्टेराइल मेल और एफ नेगेटिव फीमेल के मध्य किए। दो अलग अलग प्रकार के प्रभेद थे, जिनमें एक एफ पॉजिटिव बंध्य नर और दूसरा एफ नेगेटिव या फर्टिलिटी नेगेटिव फैक्टर वाला फीमेल प्रभेद लिया। इन दोनों के मध्य इन्होंने जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होते हुए देखा, जिसे एक विशिष्ट प्रकार का नाम दिया, जिसे हम कॉन्जुगेशन या संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन बैक्टीरिया सेल्स में आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का बेहद ही महत्वपूर्ण मेथड है। तो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की खोज लेडरबर्ग एवं टेटम द्वारा 1946 में की गई थी, जो कि एफ पॉजिटिव स्टेराइल मेल और एफ नेगेटिव फीमेल के मध्य की गई थी। एफ पॉजिटिव स्टेराइल मेल और एफ नेगेटिव फीमेल दो प्रकार के स्ट्रेन हैं जिनका प्रयोग इन्होंने किया था। इनके बाद में एक महत्वपूर्ण खोज और आती है जीवाणुओं के इतिहास के लिए। उनमें जिंडर एवं लेडरबर्ग ने बैक्टीरियोफेज की सहायता से, जिसे हम फेज पार्टिकल्स कहते हैं या विभोजी कण कहते हैं, उस विभोजी कण की सहायता से जीवाणुओं में ट्रांसडक्शन टेक्निक की खोज की। इन्होंने ये बताया कि एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में विभोजी या बैक्टीरियोफेज के द्वारा जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो सकता है। इसी के बेसिस पे इन्होंने दो प्रकार के ट्रांसडक्शन को परिभाषित किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण डिस्कवरीज या की पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियम सेल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर का डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।